मध्यकालीन भारत का इतिहास। मोहम्मद गोरी। यह तुर्कों का बानी वंश था। मध्य एशिया में गौर प्रदेश था जो कि अच्छे घोड़े एवं लौह इस्पात के लिए विख्यात था। इस्लाम को स्वीकार करने से पूर्व वहाँ के निवासी महायान बौद्ध मतावलंबी थे। यहीं पर एक वंश का उद्भव हुआ जो इतिहास में गौरी वंश के नाम से जाना गया। गौर में इस्लामी सभ्यता के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रभाव मोहम्मद गजनवी के समय से दिखते हैं। उसने गौरियों को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किए थे। वस्तुतः गौरी आरंभ में गजनी के अधीन थे। उनकी शक्ति अलाउद्दीन काल में बढ़नी शुरू हुई। अलाउद्दीन ने मोहम्मद गजनवी की कब्र को छोड़कर गजनी वंश के सभी शासकों की कब्रों को खुदवाकर उनकी हड्डियों को हवा में फैला दिया। अलाउद्दीन ने गजनी को 7 दिनों तक जलाया। इसी कारण उसे जासूस दुनिया को जलाने वाला वर्ल्ड बर्नर कहा गया। उसके पश्चात उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन 1163 ईस्वी में गौर का शासक बना। गयासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन था जिसने 1773 ईस्वी में गजनी को जीता था। मियाज के अनुसार उसकी माता बड़े भाई को अबसी और छोटे भाई को जंगी कहा करती थी। शिहाबुद्दीन गजनी का शासक था। करामी संप्रदाय। यह नाम मोहम्मद बिन कराम 869 ईस्वी के नाम पर पड़ा जो सिजिस्तान का निवासी था। सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने करामियों को संरक्षण दिया। कालांतर में करामी संप्रदाय ने इस्लाम और बौद्ध धर्म के बीच एक प्रवेश मार्ग की भूमिका निभाई। मिन्हाराज के अनुसार गयासुद्दीन और मुहिद्दीन दोनों भाई पहले करामी थे। इनके पश्चात शेख बहीउद्दीन मरवारुदी के प्रयासों से वे सुन्नी शरीयत में शामिल हुए। उनमें उनके धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिन्हाज एवं इब्ने असीर ने किया है। यहीं वह शिहाबुद्दीन उर्फ मुहिद्दीन गोरी मोहम्मद गोरी था जिसने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने सर्वदा अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना। उसने अपने बड़े भाई के नाम से सिक्के डलवाए और खुतबा पढ़वाया। वह अपने भाई की आज्ञा के बिना कभी किसी अभियान पर नहीं गया। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गोरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गौर को राजधानी बनाया। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। अन्य नाम जंगी। शिहाबुद्दीन खुरासान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शिहाबुद्दीन की उपाधि मुइजुद्दीन हो गई। मोहम्मद बिन शाम वंशावली। जुआक। पौराणिक नायक जुआक को मुइजुद्दीन के वंश का प्रथम पूर्वज बताया जाता है। मिन्हाज के
तबकात नासिरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणित विवरण मिलता है। गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण भारत में साम्राज्य स्थापित करना, पंजाब को जीतना जो कि गजनी वंश के खुसरो मलिक के अधीन था। तीसरा, इसका सबसे बड़े भाई से समझौता हुआ था कि वह पश्चिम की ओर से राज्य विस्तार करेगा और शिहाबुद्दीन पूर्व की ओर धर्म विस्तार एवं धन की लालसा। इन सभी कारणों में प्रधान कारण भारत में साम्राज्य स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा थी। प्रमुख अभियान। मोहम्मद गोरी के समय उत्तर पश्चिम भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। इनमें लाहौर, खुसरोशाह, मुल्तान में करमाथी एवं सिंध में सुमरा वंश। देवल सिंध की राजधानी थी। मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओ इस्लामी नास्तिक पर हुआ। मुल्तान के साथ गोरी ने उच्च एवं निचले सिंध को भी जीत लिया। 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मूलराज या भीमदित्य ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट कायदरा ग्राम में कासदह मैदान में गोरी को पराजित किया। यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी। गोरी का पहला आक्रमण 1179 ईस्वी में पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर हुआ। गोरी ने पहले पेशावर जीता, तदुपरांत उसकी राजधानी लाहौर को 1186 में जीता। इस मुहिम में गोरी को जम्मू के राजा विजयदेव का सहयोग प्राप्त हुआ। खुसरो शाह बाला खान नामक दुर्ग में भेज दिया गया। अली करमख को लाहौर की जिम्मेदारी दी गई तथा न्याय प्रबंध मिहाज के पिता सिराजुद्दीन को सौंपा गया। 1182 में देवल के विरुद्ध अभियान किया और सुमरा शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार की। 1185 ईस्वी में गोरी ने सलायकोट जीता। 1188 में गोरी ने बठिंडा अभियान किया और तबर हिंद के किले को जीता। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण बनी, क्योंकि दिल्ली एवं अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा इस पर अपना दावा करता था। गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पास इस मुद्दे पर बातचीत करने हेतु कवास उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को दूत बनाकर भेजा, परंतु वार्ता असफल रही। 1191 में बठिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध का सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंदराय सकंद या खांडेराव था, जिसने युद्ध में भाले से गोरी को घायल कर दिया, परंतु तब तक खिलजी अधिकारी ने गोरी की जान बचा लिया। संसब जिसके नाम से यह राजवंश स्थापित हुआ जाकू वंश का था। मिनहाज के अनुसार उसने खलीफा अली के हाथों इस्लाम स्वीकार किया। मिनहाज का कथन है कि संसाब राजवंश के प्रत्येक शासक को खलीफा अली का प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार करना पड़ता था। गोरी वंश के शासकों का खलीफा अली के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उन्होंने उयम्मा खिलाफत को मान्यता ही नहीं दिया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। फरिश्ते के अनुसार राय पिथौरा की सेना में 3 लाख राजपूत और अफगान अश्वरोही थे। मुहिद्दीन की सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी खारबक, खरमल, इलाहा तथा
मुकलब थे मुकलबात थे। इनके अतिरिक्त यलदोजा, कुबाचा एवं ऐबक थे। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया। पृथ्वीराज सरस्वती सिरसा के निकट पकड़ा गया। चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहीं गौरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया। मिन्हाज के अनुसार पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर दी गई। हसन निजामी, जिसका मत है कि उनके अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय तक अजमेर का शासन भी किया। इस मत की पुष्टि संस्कृत के एक प्रसिद्ध ग्रंथ किसल विदवमसा से भी हो जाती है। साथ ही पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों के पीछे के भाग में श्री मोहम्मद शाम का लिखा होना भी यही सिद्ध करता है। परंतु जब पृथ्वीराज ने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राय को अजमेर का शासन तथा दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को शासक बनाया। वस्तुतः गौरी ने आरंभ में अपने विजित प्रदेशों में हिंदू राजाओं को ही शासक नियुक्त किया। इंद्रपंथ में सैनिक मुख्यालय लश्करगाह स्थापित किया गया। उद्देश्य था हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करके मुस्लिम विजय को संगठित करना। गौरी ने इंद्रप्रस्थ में अपने विश्वास प्राप्त सहायक ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी, जिसका कार्य हिंदू शासकों से संधि करना और विद्रोह को दबाना था। अतः ऐबक एक का पहला मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ ही था। इधर अजमेर में हरिराज ने गोविंदराज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, परंतु ऐबक से हारने के कारण हरिराज ने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब से 1194 ईस्वी अजमेर को ऐबक ने अपने प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। इसी अवसर पर ऐबक ने 2 स्थापत्य बनवाए। दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे कुवात उल इस्लाम कहा गया। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय को 1196 में तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनवाना शुरू किया, जो कि 1200 ईस्वी में पूर्ण हुआ। 1194 ईस्वी में गौरी ने यमुना तट पर स्थित चंदावर नामक स्थान पर कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया। जयचंद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच वे युद्ध में तटस्थ रहा। 1194 में गौरी वापस चला गया और विजित प्रदेशों को संगठित करने का दायित्व ऐबक को सौंप दिया। 1195 में ऐबक ने कोइल, अलीगढ़ तथा 1196 में रणथंभौर किला जीत लिया। 1195-96 में गौरी ने बयाना जीता। तत्पश्चात ग्वालियर को बहाउद्दीन तुगरिल ने विजित किया। परिहार वंशीय सलल खनपाल ने गौरी की अधीनता स्वीकार की। इधर अजमेर में मेडोन ने विद्रोह कर दिया, जिसे ऐबक ने दबाया। 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अलीवाड़ को लूटा। इसी लूट के पैसे से उसने इल्तुतमिश को खरीदा था, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय के विरोध के कारण ऐबक गुजरात पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाया। ऐबक ने राष्ट्रकूट राजा से बदायूं 1197-98 में जीता था। फकीह मुदव्विर एकमात्र इतिहासकार है जो बताता है कि 1199-1200 में ऐबक ने मालवा विजित किया था। संभवतः यह एक दावा मात्र रहा होगा। 1202 में ऐबक ने चंदेल राजा परमिल देव को हराकर बुंदेलखंड के कालिंजर, महोबा, महोत्सव नगर में एवं खजुराहो को जीता। परमिल देव के प्रधानमंत्री अजय देव के विद्रोह को दबाया गया और तीनों नगर हसन अर्नल के अधीन रखे गए। 1204 ईस्वी में
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किया। उसने आनंदपुरी, विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बिहार और बंगाल को जीता। मिन्हाज के अनुसार यहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन ने इस विपत्ति का निवारण हेतु 1203 में इंद्री महाशांति यज्ञ संपन्न किया था। गौरी का कुरूप सरदार बख्तियार, जो इस समय ऐबक का अधिकारी था, एक बार फिर अपनी कुरूपता के कारण दिल्ली एवं गजनी में नौकरी प्राप्त न कर सका। सर्वप्रथम उसने नदिया पर अधिकार कर लिया और लखनौती को नई राजधानी बनाया। इस विजय के पश्चात मुइजुद्दीन ने उसे किलवत भेजकर सम्मानित किया। ऐबक ने भी न केवल उसे सम्मानित किया बल्कि अमीरों को भी आज्ञा दी कि वे उसे उपहार दें। बख्तियार ने लखनौती में मुइजुद्दीन के नाम का खुतबा पढ़वाया। 1205 में मोहम्मद गौरी अंधखुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज़्म शासक से भयंकर रूप से हार गया। यह हार गौरियों के लिए छिपा वरदान साबित हुई, क्योंकि अब उनका एशिया से मोह भंग हुआ और पूर्णतः अपना ध्यान भारत पर लगाना पड़ा। लगभग इसी समय पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। गौरी ने अपने आखिर अभियान में झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच 1206 में खोखरों को हराया और बड़े पैमाने पर खोखरों का कत्ल किया। इस खोखर अभियान में इल्तुतमिश ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को आदेश दिया कि इसे दास्ता से मुक्त कर दें। अतः इल्तुतमिश अपने स्वामी ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्ति पा लिया। गौरी ने ऐबक को इल्तुतमिश के साथ सद्व्यवहार का आदेश दिया। मलिक बहाउद्दीन तुगरिल उपाधि अल-मुइज़ी असूल सुल्तानी, यह मोहम्मद गौरी का दास्ता। जब धनकर दुर्ग पर विजय प्राप्त हुई तो उसी के अधीन रखा गया। बाद में उसने बयाना प्रदेश के सुल्तानकोट नामक नगर बसाया और इसे मुख्यालय बनाया। बहाउद्दीन तुगरिल की ऐबक से शत्रुता थी। मिराज के अनुसार बयाना के क्षेत्र में बहाउद्दीन तुगरिल द्वारा किए गए अन्य सार्वजनिक काम उनके स्मारक के रूप में मौजूद हैं। सांस्कृतिक उपलब्धि। फखरुद्दीन राजी एवं नाजामी उर्जी गौरी के दरबार में थे। गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए तथा जिसे उन पर देवदारी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा है। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। तबकात नासिरी के अनुसार एक बार गौरी ने कहा कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार हैं, क्योंकि वे उनके सुदूर अभियान का दायित्व संभाल सकते हैं। अतः स्पष्ट कहा गया कि उसके दास ही उसके पुत्र हैं और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी होंगे। मृत्यु। मोहम्मद गौरी की सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय किसी ने 15 मार्च 1206 में हत्या कर दी। चंद्रवरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देता है, जो कि तर्क संगत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस्माइली मत के अनुयायियों ने हत्या की, जो कि इतिहासकारों खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। जलदोज ने गौरी का शव गजनी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मयलुद्दीन मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजीरी को नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी के शव को गजनी में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद गजनी में अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु गयासुद्दीन ने उसे हटाकर स्वयं शासक बन गया। मलिक इजुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, यह मूलतः गरमसीर का रहने वाला था। 15वीं शताब्दी में के तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ के अनुसार बख्तियार ने विक्रम एवं नालंदा पर अधिकार कर उछड़पुर में दुर्ग बनाया। जब बख्तियार खिलजी के तिब्बत अभियान का अंत एक महान दुर्घटना के साथ हुआ, तब उसने कहा कि संभवतः मेरे स्वामी सुल्तान
मुइजुद्दीन के साथ कोई दुर्घटना हुई, जिसके फलस्वरूप भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। अंत में अली मर्दान ने बख्तियार की हत्या कर दी। मोहम्मद गजनवी है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनी जन्मजात सेनापति था। अपने किसी भी अभियान में, चाहे वह भारत में हो या मध्य एशिया में, वह कभी नहीं हारा। मोहम्मद गोरी अनेक अवसरों पर पराजित हुआ, लेकिन इसकी विशेषता थी कि पराजय से उभरते एवं गलतियों को सुधारने में अपूर्ण सक्षम का होना। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय मोहम्मद गजनवी को है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गोरी को प्राप्त है। लेकिन वह बुनियाद मोहम्मद गजनवी ने ही रखी, जिस पर गोरी ने तुर्क साम्राज्य रूपी भवन खड़ा किया, क्योंकि गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था। दोनों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया। वस्तु दोनों के सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ थी, और दोनों ने को अपने प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई, जिससे दोनों सफल हुए। जहाँ मोहम्मद गजनवी को हिंद की दौलत प्राप्त करना, वहीं मोहम्मद गोरी को हिंद का साम्राज्य स्थापित करना था। राजपूतों की पराजय के कारण इतिहासकार असम निजामी एवं मिनहाज ने तुर्की विजय को देवीय कृपा का परिणाम बताया। वहीं फ़क्रे मुदव्विर ने अपने ग्रंथ अदब उल अरब में तुर्की रण प्रणाली में गतिशीलता, अश्वारोही सेना की प्रमुख भूमिका तथा भारतीय सामंती ढांचे वाली सेना को राजपूतों के पराजय का मुख्य कारण माना। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने राजपूतों की पराजय का कारण इस्लामिक सिद्धांतों जैसे सामाजिक समानता, नया धर्म एवं मुसलमानों का नशा मुक्त तथा भाईचारे की भावना से युक्त होना आदि को मानते हैं। हमारे पास इस संदर्भ में ठंडे देश के इतिहासकार जैसे लेनपुल एवं स्मिथ महोदय के भी तर्क उपलब्ध हैं। उनका मानना है कि चूंकि तुर्क ठंडे देश के मांसाहारी योद्धा थे, इसलिए उनका सफल होना लाजमी था। भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों एवं विचारों गहराई से परीक्षण किया जाए। इसलिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण नहीं थे, तभी पराजय के कारणों की सही तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब का प्रयोग करना पराजय का कारण नहीं था, क्योंकि रकाब भारत में 8वीं सदी से प्रचलित थी। जैसा ही खुद फ़क्रे मुदव्विर के तथ्यों से प्रमाणित होता है कि सतीश चंद्र महोदय का मत है कि हाल के अनुसंधान यही दिखाते हैं कि तुर्कों के पास भारतीयों से बेहतर हथियार ही नहीं थे। राजपूतों के पराजय के कारण भौगोलिक एवं आहार संबंधी तर्क भ्रामक एवं पूर्वाग्रह से युक्त थे। राजपूतों में भी मांसाहार की प्रथा थी। ठंडे प्रदेश के सैनिक अच्छे एवं शक्तिशाली योद्धा हो या ठंडा तर्क ठंडे प्रदेश के इतिहासकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय सैनिकों की विदेशों में भारी मांग थी। अखामनी शासक शयार्स दारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों की नियुक्ति अपने सैन्य संगठन में की। आरबेली के युद्ध में सिकंदर के विरुद्ध लड़ने हेतु दारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों को विशेष रूप से मंगवाया था। कहने का सार यह है कि भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के थे और वीरता में तुर्कों से कम नहीं थे। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि समय मोहम्मद गजनवी एवं उसके उत्तराधिकारी मसूद दोनों ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की, जिसे तिलक एवं शेवेंद्र राय प्रमुख थे। इस्लाम धर्म की भूमिका को भी बहुत बढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। यदि मुसलमान अल्लाह एवं कुरान के नाम पर ऊर्जा ग्रहण कर रण क्षेत्र में उतरते, तो राजपूत भी काली एवं भैरव के नाम पर युद्ध की क्रीड़ा समझकर प्रस्तुत करते थे। फिर अगर इस्लाम धर्म की तुर्कों की विजय में भूमिका होती है, तो मोहम्मद गोरी 2 बार भारत में क्यों आ रहा? भारत
में व्याप्त जाति प्रथा को भी अतिरंजित करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि तुर्क एवं राजपूत दोनों समाज विभाजित थे। यहीं पर इसकी भी चर्चा कर देना तार्किक कि भारत में कभी भी जाति प्रथा ने निम्न जातियों की सेना में सम्मिलित होने से नहीं रोका। खुद कौटिल्य ने प्राचीन काल में शूद्रों की सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया था। यही कारण है कि आकार एवं मानव संसाधन की दृष्टि से राजपूत सेना तुर्क सेना से बड़ी होती थी। दूसरे भाईचारे की भावना से तुर्क विजेता कभी ओतप्रोत नहीं थे। खुद बलबन का ही कथन है, मैं अफरासियाब का वंशज हूँ और मैं जब भी निम्न कुल में जन्मे किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा नथुने फड़कने लगते हैं और मेरे हाथ तलवार पर चले जाते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि राजपूतों की तुलना में तुर्कों में सामाजिक बंधनों की कसावट ढीली थी। तुर्कों में सामाजिक भेदभाव उतना जटिल और गंभीर था जितना हिंदू समाज में था। भारतीय समाज में पृथकतावादी प्रवृत्तियों का प्रसार था। लोग अपने छोटे छोटे क्षेत्र को अपना देश मानते थे। समाज में कलिवर्ज सिद्धांत, विदेश यात्रा निषेध लागू था, जिसके कारण बाहरी देशों के नवीन ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सका। सतीश चंद्र के अनुसार यही कारण है कि भारतीयों के बीच से विदेशियों का अध्ययन करने वाला कोई अल्बरूनी नहीं निकला। बौद्धिक रूप से तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत पिछड़ रहा था। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर राजपूत की पराजय का मूल कारण क्या थे। इनका जवाब एबीएम अबीबुल्ला महोदय देते हैं कि गौरी की सफलता को किसी तत्कालीन घटनाक्रम से नहीं खोजना चाहिए, अपितु यह एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम था जो समूची 12वीं सदी में जारी रहा। सतीश चंद्र महोदय के अनुसार वस्तुतः हिंदुस्तान में सिंधु से बाहर पैर जमाने की टोई गतिविधियां मोहम्मद गजनवी के उत्कर्ष के 1 सदी पूर्व से शुरू हो गई थी। फिर भी मोहम्मद गजनवी ने अफगानिस्तान में पंजाब पर अधिकार करके भारत की बाहरी सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। यहीं से भारत की सामरिक दृष्टि से बचाव नीति, रक्षात्मक रवैया अपनाने को विवश होना पड़ा। वास्तव में आर की पटकथा तो यहीं से शुरू हो गई कि 1192 में जाकर समाप्त हो जाती है। काबुल, जाबुल और जमीदावर अर्थात अलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र अल हिंद कहा जाता था 9वीं सदी से ही तुर्कों के कब्जे में आ गए। ध्यानगत की पृथ्वी की राजपूत राज्यों ने सामरिक अंतर्दृष्टि के नितांत अभाव का परिचय दिया। वे अफगानिस्तान, पंजाब से तुर्कों को उखाड़ फेंकने के लिए कोई साझा रणनीति मोर्चा न बना सके। राजपूत सैन्य ढांचे पर नज़र डाले तो अन्य सैन्य संगठन का नेतृत्व की दृष्टि से हीन था। एक तो सामंती प्रथा के कारण राज्य की आय सीमित हो गई थी, क्योंकि भू राजस्व का विभाजन सामंत में हो जाता था, जिससे ऊपरी या केंद्रीय नेतृत्व को इसका अलग भाग ही प्राप्त होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित हो गए। वे राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य संगठन का बोझ उठाने में असमर्थ थे। राजपूत शासक जहाँ सामंतों द्वारा जुटाई गई एक विकेंद्रित सेना का नेतृत्व करते थे, वहीं तुर्क इक्तदारी के माध्यम से एक केंद्रीय सेना का। इसलिए राजपूतों की पराजय के कारण इक्तदारी पद्धति का सामंती पद्धति के ऊपर विजय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजपूतों की राजनीतिक दृष्टि की कमी थी, लेकिन इसी के साथ उनकी रण पद्धति भी तुर्कों से बेहतर नहीं थी। मिनहाज के अनुसार सर्वप्रथम भारत
वर्ष में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग मोहम्मद गोरी ने किया। करवा अस्त्र गोरी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। तुर्कों को विश्व में सर्वाधिक निपुण घुड़सवार होने की ख्याति प्राप्त थी। राजपूत जहां अपनी सारी सेना एक साथ झोंक देते थे, वहीं तुर्क अपनी छोटी छोटी टुकड़ी कोतुली सेना के रूप में बचाकर रखते थे, जिससे वे अपनी हार को जीत में बदल सकते थे। ध्यातगत है कि इसी कोतुली सेना के बल पर ही कड़ा एवं अवध के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता था। बाबर कहता भी है, भारतीय मरना जानते हैं, युद्ध करना नहीं। राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना, भागती सेना पर हमला न करना के साथ साथ भारतीय एवं तुर्कों शासकों में हार के कारणों में दृष्टिकोण का बुनियादी फर्क था। भारतीय शासक युद्ध में हार का व्यक्तित्व अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या कर लेते, जैसे कि मोहम्मद गजनवी एवं ऐबक के हारने के पश्चात जयपाल एवं हरिराज ने द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना। वहीं तुर्क शासक हार के कारणों का गहन परीक्षण एवं समय में महत्तम सुधार का पूर्ण रण क्षेत्र की उपस्थित होते थे। जैसे 1192 में मोहम्मद गोरी फिर उसी तराइन में लड़ा जहां एक वर्ष पूर्व वह हार चुका था। कुल मिलाकर राजपूतों के पराजय कारणों में सैनिक संगठन, नेतृत्व की कमजोरी, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ साथ राजपूतों में पृथक्करण का अभाव भी था, जिसके कारण वे एक होकर समूहबद्ध न हो सके और एक एक करके पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के सामने हारते चले गए। वस्तुतः किसी ने सत्य कहा, जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर कोई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पुछुआ मार गई।